सुप्रभात बच्चों। आज हम दूसरे अध्याय के वर्ण विचार अध्याय में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम समझते हैं र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग सभी नहीं जानते, तो उस पर ध्यान देने महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताती हूँ। यदि र अपने स्वर सहित रूप में है तथा इसके पहले का व्यंजन आधा है, तो यह उसके नीचे रेफ के रूप में लगेगा। आइए मैं आपको बताती हूँ। यदि र के पहले कोई वर्ण आधा, यदि प है, प का ये आधा रूप है, उसके पाई को हटा दिए हैं, और उसके बाद र है, र के रूप के पहले आधा है ये, तो ये कैसे बनेगा आपका? ऐसे। सॉरी, मैंने ये लगा दिया। ये बनेगा ऐसे। प्र। यदि आप क लिखते हो, क का आधा रूप प्लस र, तो ये बनेगा इस प्रकार। यदि सौ का आधा रूप है और र पूरा है, तो वो बनेगा श्र। तो ये तो पहला नियम हो गया कि यदि र के पहले कोई आधे रूप में व्यंजन है तो उसका रूप इस तरह बनेगा। दूसरा नियम, यदि र स्वर रहित है, अब र को आधा करेंगे तो उसका प्रयोग कैसे होगा? किसी भी वर्ण, व्यंजन वर्ण में अगर र का आधा रूप करते तो वो कैसे लिखाएगा? मान लो एक वर्ण है क, क के बाद र का आधा रूप मतलब ये, और इसके बाद कोई वर्ण, तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ तो र पूरा था, वो स्वर सहित था, ये स्वर रहित है, तो इसमें आपका ये जो र है ये इस वर्ण के ऊपर सिर पर आएगा, तो ये म लिख लिया और ये ऊपर, ये ऐसा रूप हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ध है, फिर र है, फिर म, तो इसका क्या होगा? र का जो है रूप कहाँ लिखाएगा? ध के ऊपर या म के ऊपर? जी हाँ, म के ऊपर। तो ये दूसरा रूप था। यदि वर्ण तो व का कहाँ लिखाएगा? ये र रूप यहाँ। तो आप समझ गए दूसरे नियम को। तीसरा नियम, ये देखिए, श के साथ र का प्रयोग कैसा होता है, और ट के साथ र का प्रयोग। जब ट आधे रूप में है और र पूरे अपने रूप में है, तो वो कैसा होगा? तो ट में तो हलंत लगा हुआ है, ये र यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा ट्र। ट के साथ इसका रूप ऐसा होता है। चौथा नियम जो मैं बता रही थी अभी आपको, श के साथ, श के साथ र मिलने के बाद क्या बनता है? श्र बन जाता है। उसी तरह स के साथ अगर र बनाते हैं तो क्या बनेगा? ये जो र है इस रूप में आ जाएगा, यहाँ जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब है संयुक्त व्यंजन, तो अपने स्वर रहित रूप में, उसके साथ र पूर्ण रूप में, तो ये त्र बन जाता है। यदि इसी में अगर आप श लगाते हो, श हलन प्लस त्र, तो ये बन जाएगा शत्र संयुक्त। ये बन जाएगा शत्र संयुक्त। ये तो हुई आपके र के विभिन्न रूप, जिसको मैंने समझा। आप भी जान गए होंगे र का प्रयोग कैसे, कहाँ पर, किस तरह किया जाता है। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे।
संयुक्त व्यंजन या गुच्छ। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, दो वर्णों के मेल को, दो व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षर, अक्षर कैसे बना था, आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था। अक्षर कैसे बना था, क प्लस श के योग से, दो व्यंजन के योग से अक्षर, ज प्लस य के योग से ज्ञ, त प्लस र के योग से त्र, श प्लस र के योग से श्र। उसी का शब्द रूप में उपयोग, पक्षी, क्षमा, अक्षर, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। उसी तरह त्र से नेत्र, क्षत्रिय, मित्र, श्रम, श्रवण, श्रमिक। उन्हीं से कुछ यहाँ पे रूप दिए गए हैं। अन्य संयुक्ताक्षर योग, प्रश्न, उत्तर, सज्जन, दुस्साहस, उद्देश्य, पत्थर, प्रसिद्ध, उद्यान, सत्य, संध्या, प्रश्न, स्वर। आप और भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं अपने अनुरूप। अब हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे कि वर्णों का विच्छेद कैसे किया जाता है। वर्ण विच्छेद, वर्ण तोड़ना, किसी शब्द से वर्ण को अलग करना। जैसे यहाँ मानवता दी हुई है, मानवता को यहाँ तोड़ा गया है, वर्ण, व्यंजन और स्वर को अलग करके इस शब्द से अलग कर दिया गया है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी वर्ण ले लेते हैं, क्या वर्ण ले ले, चलिए परिश्रम, पत्थर, सॉरी ये हो गया पत्थर। तो इसका रूप हम कैसे बनाते हैं, पौ है, पौ को हम स्वर रहित करेंगे तो पौ में हलंत लगाएंगे, हो गया ये स्वर। पौ व्यंजन के साथ अस्वर लगा रहता है, प्लस ये तो आधे रूप में है तो तो को आधे रूप में हम हलंत लगा के भी लिख सकते हैं। उसके बाद थ के साथ क्या है, क्योंकि थ व्यंजन है उसके साथ स्वर होगा ही। र के साथ भी अ, ये बन गया इसका वर्ण विच्छेद। अब जैसे और कोई शब्द ले लेते हैं, विद्यालय का क्या बनेगा, वो में स्वर क्या है, ई, ये हर्षई है तो इस मात्रा का हम स्वर लिखेंगे, स्वर। उसके बाद द हलंत है, दो पहले से ही स्वर रहित है इसलिए दो हलंत वैसे ही रह जाएगा। फिर य है, य में कौन सा स्वर है, कौन सी मात्रा, आ, तो आ ही लिखेंगे हम। फिर ल में तो स्वर होगा। फिर क्या है, य हलंत प्लस अ, ये हुआ वर्ण विच्छेद। तो हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। अब आप सीख गए होंगे किसी भी व्यंजन को स्वर से अलग करके वर्ण विच्छेद हम बनाते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें। वर्णों का सही उच्चारण अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो आपको उच्चारण संबंधी विशेष बातें बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। उर्दू से आए शब्दों में ज और फ के नीचे जो बिंदु लगी है उसे नुक्ता कहते हैं। उससे शब्द बने सजा, जोर। फ का उच्चारण फ से भिन्न होना चाहिए। फ को बोलते समय दोनों होंठ छूते पर फ को बोलते समय नहीं। इसी प्रकार अंग्रेजी से कुछ शब्द आए हैं, फेल, फूल आदि में भी यह बिंदु नुक्ता लगता है। तो फेल का अर्थ हो गया जो आप फेल कर जाते हो एग्जाम में। फूल का अर्थ हो गया मूर्ख। उसी तरह और फूल का अर्थ होता है पुष्प और सुमन। एक अंग्रेजी के शब्द है फूल और एक फूल जिसका अर्थ होता है पुष्प। कुछ हिंदी प्रदेशों में श के स्थान पर स का ही प्रयोग किया जाता है।
अगर श है तो श नहीं बोलकर हम स बोल देते हैं, स। शीश होगा तो शीश बोल देते हैं। सुषमा होगा तो सुषमा बोल देते हैं। तो ये उच्चारण गलत है। अनुस्वर और अनुनासिक के उच्चारण में यदि ध्यान ना रखा जाए तो हंस, हंस क्रिया शब्द है और हंस पक्षी है। यहाँ अनुनासिक है, यहाँ अनुस्वर है, तो इनका उच्चारण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। छ तथा अक्ष के उच्चारण में अंतर रखना चाहिए। अब ये छ है तो हम यहाँ क्षमा बोलेंगे। ये छ है, ये अक्ष है, इसको क्षमा, परीक्षा, शिक्षा। अब इसे हम क्षमा, परीक्षा, सीछा नहीं बोल सकते। क्र का रूप क में र का मेल और क में री की मात्रा लगी हुई है। इसमें र की मात्रा है, इसमें री की। श्र तथा श्री में अंतर समझे। क में र है और क में री है। इसी प्रकार श्र में श प्लस र है और श्री में री की मात्रा है। ये शिरोरेखा का उपयुक्त प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, जैसे जलसा अर्थात उत्सव और जलसा अर्थात पानी। तो ये थी हमारे आज के अध्याय के महत्वपूर्ण बातें जिस पर विचार करना अति आवश्यक है। अब आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अपने जीवन में इसका उपयोग भली भांति कर पाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।